Very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. इस लाडले के फटे हुए ढोलों ने हमें फिर ललकारा है। मैं इन फटे ढोलों को और लाडले को बता देना चाहता हूं कि हम इनके ये बनाए हुए हथकंडों से नहीं डरते। और जहां तक रहा सवाल बिलावल का, वो बेनजीर भुट्टो का और मेरा बेटा है, इसको तुम क्या डराओगे और क्या करोगे? शाहिद इस सिलेक्टेड वजीर आजम को इस चीज की अंदाजा ही नहीं कि इस वक्त वफाक की बुनियादें कितनी कमजोर हो चुकी। ये मुझे इस नाम नेहाद और यकतरफा एहतसाब से नहीं डरा सकते। ये तो चले थे मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन करना और ढूंढ के ले आए लॉन्ड्री वाला। इसने पहले 100 दिनों में इस मुल्क के आवाम को महंगाई की सुनामी में डुबा दिया है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है, वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। वो चाहते हैं कि मैं आवाम के हकूक पर सौदा करूं। वो चाहते हैं कि मैं गरीबों का बात ना करूं और इन कब्रों से गद्दारी करूं। मगर मैं ये कभी नहीं कर सकता और ना ही मैं ये करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इख्तलाफ राय में इकरा हारिस में आपको खुशामदीद कहती हूँ। बेमिसल सियासी जदोजहद, मज़ाहमत और मुफाहमत का बेहतरीन इम्तजाज थी मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो। उन पर बात ना की जाए आज के दिन, ऐसा नहीं हो सकता। उन पर भी इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सियासी मंजरनामे में जो तब्दीली आ रही है उसका जिक्र सबसे पहले कराची से शुरू करते हैं, जहां पर अली रजा आबदी के कत्ल के लिए अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ पाई। फवाद चौधरी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि बैरून मुल्क से कराची में कत्लो गारतगिरी के अहकाम दिए जाते हैं और अफ्रीकन गैंग जो है वो इसमें मुलव्वस है। इस हवाले से हुकूमत जो है अब अपना कदम आगे बढ़ाएगी। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए JIT में जो 172 अफराद की फहरिस्त थी, उन तमाम के नाम अब ECL में शामिल वफाकी हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब आज नोडेरो से बड़ा ही वाज़े पैगाम आया है और वो वाज़े पैगाम ये था कि हम नहीं डरते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा कि लाडले के फटे ढोलों की जानिब से जो भी रोज कहा जाता है, ऐसे हथकंडों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं डरती। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया जाता है और जिस तरह वफाक की बुनियादें कमजोर हो रही हैं, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। और चाहे वो 1 यूनिट हो या वो 18वीं तरमीम को खत्म करने की बात हो, इसका जिक्र आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि जो पैगाम दिया गया है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से, उससे ये तो साफ जाहिर है कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मैदान है, सियासी मैदान जो है, उसमें मजीद गहमा गहमी आएगी और उनका मौक़िफ़ मजीद सख्त होगा, क्योंकि नून लीग इसका इशारा पहले ही दे चुकी है। इसी हवाले से इस प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद अपने गेस्ट का तारुफ भी आपके साथ कराऊंगी। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अहम रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब, और कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सूबाई वजीर खुराक और पार्लियामेंट्री अफेयर्स निसार खोड़ो साहब भी ज्वाइन करेंगे। जावेद लतीफ साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। ये जो हो रहा है कराची के अंदर, और आज फवाद चौधरी साहब ने कहा भी है कि बैरून मुल्क से जो अहकाम दिए जाते हैं, उसके बाद वो ये भी बता देते हैं कि 172 अफराद की लिस्ट जो है वो भी ECL में डाली जा रही है। ये जो अहकाम दिए जा रहे हैं, इस सिलसिले में अगर हुकूमत की जानिब से ये कहा जाए कि ये उनके दिफाई इकदाम है, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से तो इसे यकतरफा विक्टिमाइजेशन ही कहा जाता है। देखें, बात यह है कि खुशकिस्मती से कराची का अमन बहाल हुआ था, पूरे पाकिस्तान का अमन बहाल हुआ था,
और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की मजहबी इंतहा पसंदी, जिस तरह के बाकी दीगर दहशतगर्द गिरोह जो काम कर रहे थे, जिस तरह उनको उनका सफाया हुआ, मैं समझता हूँ कि इन हुक्मरानों की नाअहलियों की वजह से और इनका जो एक फोकस है वो कोई और चीज़ों पर जो इनकी तवज्जो है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि खुदा ना करे कि ये दहशतगर्द जो तंजीमें थीं या दहशतगर्द जो ग्रुप परवान चढ़े हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उनके कनेक्शन फिर से जुड़ रहे हैं। जो एक ख़त्म हुआ था, उनकी चेन ख़त्म हुई थी, उनका आपस का कनेक्शन ख़त्म हो गया था। और ये पिछले 2-3 माह से जिस तरह के कराची के वाक़यात हो रहे हैं और दीगर सूबों में भी जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इससे खौफ आ रहा है कि इन जिस तरह बाकी शोबों में इनकी नाअहलियाँ हैं, वो अमन के हवाले से भी जो कराची में एक पुरअमन फजा पैदा हो गई थी, वो भी शायद खुदा ना करे कोई ऐसी। लेकिन जावेद लतीफ साहब, ये जो अली रजा आबदी के कत्ल की अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, कमेटी तो बना दी गई है जो अब तहकीकात भी कर रही है, लेकिन माजी में भी हमने देखा कि ऐसी जो शख्सियात जो टारगेट किलिंग में भी जिनका इंतकाल हुआ, जिन्हें टारगेट किया गया, जिन्हें मारा गया, आज तक उनके कातिल भी जो है वो मंजर आम पर नहीं आए। तो इस तरह बैरून मुल्क का जिक्र कर देना और अफ्रीकन गैंग का नाम ले देना क्या काफ़ी होगा? नहीं, मेरा ख्याल ये मुनासिब इसलिए नहीं होगा कि आप ये देखें कि चीन खाने पर जो हमला हुआ और उसका कनेक्शन यकीनन इंडिया से मिलता था और पूरे एजेंसियों ने भी कहा कि इसका कनेक्शन जो है वो रा से और इंडियन एजेंसियों से मिलता है। तो फिर आप ये बताएं कि दूसरे दिन या कुछ चंद दिन बाद इंडियन जासूस को छोड़ देना और उसके अलावा आपका करतारपुर बॉर्डर जो है उसको खोलना, मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उसको क्यों खोला गया। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं था कि या नहीं हूँ बतौर एक पाकिस्तानी के कि टाइमिंग आप देखें। आप ये देखें कि कश्मीर में जिस तरह कत्लेआम हो रहा था मुसलमानों का, आप वो टाइम देखें कि किस टाइम पर ये सारा कुछ किया जा रहा है। और इसी तरह आज जो आप सवाल कर रही हैं कि मैं समझता हूँ कि कराची हो या पाकिस्तान का कोई दूसरा शहर हो, इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए और कम से कम जो मुजरम हैं या जो कनेक्शन ये बता रहे हैं वो चीज़ें सामने आनी चाहिए। ठीक है, निसार खोरो साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू द शो। ये जो कराची में कत्ल गारत के अहकामात बैरून मुल्क से दिए जा रहे हैं, फवाद चौधरी साहब ये इंकशाफ करते हैं कि बरतानिया की सरजमीन और जनूबी अफ्रीका की सरजमीन इस सिलसिले में इस्तेमाल हो रही है। चूंकि सिंध हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है, तो इस तरह की इतलात क्या पहले आप तक मौसूल हो रही थी जो फवाद चौधरी साहब आज कह रहे हैं? जी निसार खोरो साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, मुझे नहीं मालूम था कि आप मुझसे मुखातिब हैं। जी जी सर, मेरा सवाल आप ही से है कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, जिनमें बरतानिया का भी नाम लिया, उन्होंने जनूबी अफ्रीका का भी नाम लिया, चूंकि पीपल्स पार्टी की वहां हुकूमत है, तो ऐसी कुछ खबरें आपकी हुकूमत तक भी आई थी? ये फवाद चौधरी साहब को तो बड़ी इंफॉर्मेशन है, गिरफ्तारियों की उनको पहले इंफॉर्मेशन हो जाती है, कार्रवाइयों की उनको पहले से इंफॉर्मेशन आ जाती है। एक मामला अपनी लिहाज से अगर कोई कार्रवाई हुई है तो सिंध हुकूमत ने उसका अपनी तरह से नोटिस लिया हुआ है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ जो होती हैं वो सोचे समझे मंसूबे से होती हैं, किसी को बता के नहीं होती। और फिर तखमीने लगाए जाते हैं, अंदाजे लगाए जाते हैं कि कौन होगा कौन नहीं होगा। अब जैसे अगर आप अली रजा आबदी साहब की बात कर रही हैं तो सुना है उसका गार्ड, उसको गिरफ्तार किया गया है, किसने इन्फॉर्मेशन दी कि वो कहाँ हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जिससे फिर जाके बात बनती है और पकड़ने की कोशिश की जाती है, और हमने अक्सर वाकयात में लोगों को पकड़ा भी है।
जिन्होंने कोई वाक़यात किया है तो आखिर तक हम उनके तक पहुंचते भी हैं, उनको पकड़ते भी हैं, उनको गिरफ्तार भी करते हैं, उनको अपने अंजाम तक भी पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। ठीक है, और निसार खोड़ा साहब, इसमें कोई शक नहीं है वफाकी हुकूमत है वो इस मामले को एड्रेस कर भी सकती है, लेकिन चूंकि हुकूमत आपकी पार्टी की है तो आप नहीं समझते कि आपके तर्जुमान को इस हवाले से सबसे पहले आकर जो भी अपडेट थी वो शेयर करनी चाहिए थी, जो हकायक थे वो पहुंचाने चाहिए थे, क्योंकि पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत के अंडर है? मैं समझता हूं चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका पहले ही बयान दिया है, चीफ मिनिस्टर ने पहले ही अपने अफसरान को हिदायत की है, उसने अपनी बरहमी का भी इजहार किया है और ये भी किया है कि इस तरह की वाकयात ना हो, और अगर वाकयात तब तक अगर पकड़ा नहीं जाएगा तो फिर दूसरे को अभी दिल खुल जाता है, दिमाग खुल जाता है। जो चीज़ें हैं, हमने न एपेक्स कमेटी को तहलील किया है, न हमने कभी उस ऑपरेशन को ख़त्म किया है, हम सीधा सीधा उसी ऑपरेशन में भी है, उस एपेक्स कमेटी के फैसले भी हैं, उन पर फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए भी कुछ इदारे दरकार हैं जो उस पर फैसले कर सकें। ठीक है, हम शरपसंदी और दहशतगर्दी को किसी सूरत में मानने को तैयार नहीं है, ना उसके सामने सर झुकाने को तैयार हैं। इसलिए आप मैं समझता हूँ इतनी बात नहीं है कि हुकूमत इतनी कोई गिफलत का मुजाहरा कर रही है। ठीक है, अच्छा जावेद लतीफ साहब, आज के दिन भी हमने देखा कि 172 लोगों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया। शेख साहब आए, शेख साहब ने कहा कि चूंकि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ को बनाया जा रहा है तो ऐसा मुमकिन नहीं कि एक कॉलोनी में वो भी रहें और शहबाज शरीफ भी रहें और वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके खिलाफ। क्या कहेंगे आप इस बयान पर जो शेख साहब दे रहे हैं? आखिर हुकूमत की मर्जी से ही वो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन्हें बनाया जा रहा है? देखें, अगर आप शेख रशीद की बात कर रही हैं जी, हाँ, देखिए गुजारिश ये है कि इस पर मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं ये अर्ज कर लूं कि कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये कोई एहतसाब का अदारा नहीं होता, कोई चेयरमैन एहतसाब कमेटी नहीं बन जाता कोई पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन के। और ये माजी में हमने पंजाब में PTI के जब महमूद रशीद को चेयरमैन बनाया था तो उस वक्त शेख रशीद को जाना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट। अगर आपने खैबर पख्तूनख्वा में और 5 साल आपने हुकूमत की, अगर वहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया 10 सालों से अपोजिशन को, तो ये शेख रशीद को उस पर लबकुशाई करनी चाहिए थी। मगर जिस शख्स की आप बात कर रही हैं ये ऐसा शख्स है कि इस शख्स ने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए हर शरीफ आदमी पर कीचड़ उछाला है, और इसकी अपनी औकात ये है कि ये शख्स जो है मोटरसाइकिल से आज अरबपति कैसे बना ये भी कौम को बताया जाना चाहिए। और जो ये गंद उछालता है दूसरी जमातों की लीडरशिप पर, तो मैं अफसोस से ये बात कहूँगा कि जब मुस्लिम लीग नून में ये बंदा था उस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत को इसको निकाल बाहर फेंकना चाहिए था, जब ये पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर आवाज़ें कसता था, जुमलेबाजी करता था। और ये काम इसने फिर आके काफ लीग में मुस्लिम लीग नून की क़यादत के मुतल्लक किया। ये ही काम ये इमरान खान के ख़िलाफ़ करता रहा, और इमरान खान ख़ुद भी इसके ख़िलाफ़ वही अल्फाज इस्तेमाल करता रहा जो शेख रशीद इमरान खान के मुतल्लक करता रहा। मगर आज इसका क्योंकि रस्सा खोल दिया गया है और ये सारी जमातों के मुतल्लक जो कुछ कहता आ रहा है सब सुन रहे हैं, मगर इसको न संजीदा लेना चाहिए, ना ही ये काबिले ज़िक्र कोई शख्स है, ना कोई ये बाकिरदार शख्स है जिसके मुतल्लक कोई बात की जा सके। ठीक है, अच्छा निसार खोड़ा साहब, ये जो 172 लोगों की फहरिस्त अब ECL में डाल दी गई है और जिन जिन का नाम JIT में शामिल है उनका नाम इसमें डाला गया है, अब ये जो वफाकी हुकूमत से इकदाम उठाया जा रहा है इस पर क्या रद्द अमल होगा सिंध हुकूमत का, क्योंकि बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि सिंध हुकूमत का हिस्सा भी हैं? देखें, ECL पे नाम डालने का काम वफाकी हुकूमत को है। वफाकी हुकूमत इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों में मुलवस होती जा रही है और हो चुकी है। नहीं अगर होता तो प्राइम मिनिस्टर बैठ के कैसे कह सकता है कि अब किसी और जमात से वजीर आजम नहीं बनेगा जब तक कि किसी का फैसला भी नहीं आया था। न नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया था, न शहबाज के, न किसी पीपुल्स पार्टी के,
लेकिन पहले ही कह देते हैं कि अब किसी और जमात से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा। ये क्या सिलसिला है? और ये चौधरी साहब जो हैं या दूसरे वज़रा साहबान जो हैं वो मुख्तलिफ औकात कार में बस गिरफ्तारियों के पता बातें करते रहते हैं। उनको अगर पता है तो फिर जरा कौम को पहले बता दे कि बाबा कौन कौन गिरफ्तार हो रहा है। अब जीआईटी की रिपोर्ट की सेहत की बात है। जीआईटी को जरूरी नहीं है कि एफआईए का कोई अफसर अगर जीआईटी बनाए तो बस वो लोहे कलम है, उसको प्रूव करना होता है। ये थोड़ी है बस कि उन्होंने एक रिपोर्ट दिखाई तो उसके बाद सारे हम मुजरिम हो गए। ये उसकी सेहत पे भी जाहिर है आर्ग्यूमेंट होगी, उसकी जो अफादियत है उसके जो कि हुकूमत में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिनका जिक्र अगर जीआईटी रिपोर्ट में भी है और इन्हें 172 नहीं निभा रहे। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां निभा नहीं रही, वो इंसाफ को डायरेक्शन दे रही है, इंसाफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इन इदारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की कोशिश कर रही है। उनकी ये आज़ाद अगर हैसियत किसी ने थोड़ी बहुत दी थी तो उसको मरऊब करने की कोशिश की जा रही है। अब ये जो 172 अफराद हैं, शहजाद अकबर का क्या काम था? ये जो शहजाद अकबर का क्या काम था कि एफआईए और नैब के दफ्तरों में जाए और जीआईटी से मिले? क्या काम था उनका? क्यों काम नहीं करने देते? अगर कोई अफसरान काम कर रहे हैं तो, या कोई जज काम कर रहा है तो क्यों उनके ऊपर? ठीक है निसार खोड़ा साहब, ये जो 172 अफराद की फहरिस्त है, अगर इनमें से जो सिंध हुकूमत का हिस्सा है, जो सिंध हुकूमत में काम भी कर रहे हैं, तो फिर क्या अब इनके नाम अगर ईसीएल में डाले जाते हैं, इनके बैरून मुल्क कोई दौरे भी हो सकते हैं, अगर वो नहीं कर पाते इस ईसीएल में नाम के पीछे, तो क्या दिल्ली भी आ सकती है सिंध हुकूमत के कुछ नामों पर? एक तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन हाजिर सर्विस में है जिसको ईसीएल में डाला गया है, मुझे नहीं मालूम। आपको पता होगा, मुझे नहीं मालूम। हमें जीआईटी के रिपोर्ट्स नहीं बताई जाती, ना दिखाई जाती हैं, दूसरों को पता होता। हमें नहीं मालूम कि कौन कौन उसमें है, इसलिए मैं क्या पहले कह सकता हूँ कितने अफसरान हैं, क्या नहीं है, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, ये 172 अफराद की लिस्ट जो है, इनका नाम तो बहरहाल डाल दिया गया है, लेकिन आज जो पैगाम गड़ी खुदा बख्श से दिया गया वो बड़ा सख्त पैगाम था कि वो डरते नहीं हैं। और पीपल्स पार्टी अब क्या करने वाली है ये निसार खोड़ा साहब से भी जानेंगे, और नून लीग कितना इसका हिस्सा बनेगी जावेद लतीफ साहब से भी जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रहनुमा और सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ इस डिस्कशन में अब मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब आपके वक्त का। ऐसा क्यों है कि कोई भी बात अगर वफाकी हुकूमत की जानिब से एहतसाब के अमल के लिए की जाती है तो अपोजिशन की जानिब से उसे एकतरफा हथकंडे इस्तेमाल करने के मुतरादिफ करार दिया जाता है? आज भी 172 लोगों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से, लेकिन कहा यही जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई का एक हिस्सा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जितने केसेस में इन्हें सजाएं हो रही हैं, या नैब अदालतें, खुद नैब या सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी जो बन रही हैं, इसमें हमारा तो कोई हिस्सा नहीं है। ये सारी कार्रवाइयाँ, सारे मुकदमात और सारी चीजें ये तो पिछली हुकूमतों के दौरान ही हुए सारी। हमने तो सिर्फ ये काम किया कि अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए और कोई इस पे जीरो टॉलरेंस है। एहतसाब के इस अमल को हम मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि जितना भी प्रेशर हमें हो। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में 2-3 दफा ये बात कही है कि और हर चीज इनकी मानी जा सकती है, इनके साथ बैठकर बात भी की जा सकती है, इनके मुतालबात पर गौर भी हो सकता है, इनको कोई कंसेशन और अलाउंसेस भी दिए जा सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, एहतसाब के अमल से हम पीछे नहीं हट सकते, इसमें कोई दूसरी राय जो है ना वो नहीं। अब ये सारा मलबा अगर हमारे ऊपर डालते हैं, और मेरा ख्याल है कि पिछले 10 साल से इन्होंने मुकमका करके इस मुल्क की जो चूल्हे जो है ना वो हिला दी हैं, और करप्शन एक नसूर की तरह सराहियत कर गया है पूरी सोसाइटी और पूरे माशरे के अंदर। ठीक है महमूद रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा कितनी वक्त आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ये फेस करें। महमूद रशीद साहब, कुछ चीजें वाजे नहीं हो पाती। आपकी जमात में से कुछ लोगों का बयान कुछ और होता है और कुछ लोगों का और। जिस तरह एक आध वफाकी वजीर की जानिब से ये भी कहा गया कि मियां नवाज शरीफ की जानिब से एक भारी रकम की पेशकश भी हुकूमत को की गई, लेकिन चूंकि हुकूमत खुद डील की पोजीशन में नहीं है, इसलिए नैब को इस हवाले से इस्तेमाल किया जाना है। क्या वाकई ऐसी कोई बात हुई? क्या वाकई नून लीग की तरफ से आपको कोई ऐसी ऑफर आई है आपकी हुकूमत को?
नहीं जी, मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। जाहिर बात है पॉलिटिक्स में इस तरह की स्पेकुलेशन, अंदाजे और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन मैंने तो ये बात आपको दो टोक अल्फाज में कही कि हम इस मामले में एहतसाब के अमल को प्रेशराइज होकर तर्क करने वाले नहीं है। ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, खा कोई कितना भी बड़ा हो माजी में। अगर उसने करप्शन की है, अगर उसने बेजाब्तियां करके करोड़ों अरबों रुपया इस मजलूम और मकरूज कौम का लूटा है और वो पकड़ा गया है और उसके सॉलिड उनके सबूत सामने है आधारों के, तो उसे सजा मिलनी चाहिए। छोटे चोरों को हम पकड़ लेते हैं, जो बड़े डाकू हैं जिन्होंने कोई लिहाज नहीं की, बेदर्दी के साथ लूटा है पिछले 30 साल 35 साल के अंदर इन दोनों बड़ी पार्टियों को लीडरान ने, तो किस किस्म की हमदर्दी वो चाहते हैं? कोई हमदर्दी ना कौम की तरफ से मिलेगी ना हुकूमत की तरफ से कोई छूट मिलेगी। ठीक है मियां जावेद साहब, क्या कहेंगे आप? कड़ा एहतसाब और आपकी जानिब से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ऑपोजिशन मुत्तफिक है इस बात पर। आज भी बिलावल साहब भी ये कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम है, उन्हें अंदाजा नहीं है कि एक चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है। देखें, मैं समझता हूँ अकल से आ रही ये सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो हैं ये बताएं कि कब एहतसाब का नारा नहीं लगा। मैं आपकी खिदमत में एक गुजारिश कर दूं कि 1970 के इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था, पाकिस्तान के दानश्वर, पाकिस्तान के तारीखदान ये आज भी कहते हैं कि 1970 से पहले पाकिस्तान के अंदर करप्शन ना होने के बराबर थी और ये सिलसिला 85 के बाद शुरू हुआ। तो मैं अर्ज़ करूँगा उन तारीखदानों से, तजिया नगारों से भी कि 3-4 साल हुए थे पाकिस्तान बने को, तो अयूब खान ने सबसे पहले ये कहा था कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत आम हो गई है, हम एहतसाब करेंगे। तो मेरे अजीज़ हम वतनों में आ गया हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या 4-5 साल बाद पाकिस्तान का पता चल गया था कि यहाँ करप्शन हो रही है? भाई दुनिया में किसी जगह भी आप 100% ये नहीं कह सकते कि यहाँ करप्शन नहीं है। थोड़ा बहुत हर जगह से ऐसे लोग होते हैं, मगर उसका मतलब हरगिज़ नहीं ये नहीं होता कि आप एहतसाब का करप्शन का जिक्र करते जाएं और बाकी तमाम चीज़ों को ड्रेस ही ना करें। पाकिस्तान की मईशत का चाहे बेड़ा गर्क हो जाए, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए, लोग खुदकशियों पे उतर आएँ, आपको इस चीज़ का कोई सरोकार नहीं है। आप सवाए एक चीज़ के उस एहतसाब के नाम पर आप इंतकाम लेते जाएं। अब मैं मिसाल एक और दूंगा, मैं ये कहता हूँ कि ये बताएं कि नवाज शरीफ के मुतल्लक सबसे पहले ये कहा गया, जिसका ऑफशोर कंपनी में कोई नाम नहीं था, जिसका पनामा नाम नहीं था, मगर ये कहा गया कि इसका एहतसाब पहले होना चाहिए बतौर प्राइम मिनिस्टर के, उनके क्योंकि बच्चों का नाम है। तो भाई उसका एहतसाब हो गया, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो गई, जो चाहते थे वो कर लिया गया, और इसके बावजूद भी एक दमड़ी की करप्शन कोई अदारा साबित ना कर सका, किसी अदालत ने ये जजमेंट ना दी। तो जावेद लतीफ साहब, अब अगर पीपल्स पार्टी के साथ आपकी बातचीत हो जाती है, आज वहां से भी तो वाज़ेह पैगाम आया है, निसार खोड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद है, मैं चाहूंगी कि वो भी इस पर भी बात करें, फिर आपसे आपका मौक़िफ़ लेंगे। निसार साहब, जो बात कही है आज बिलावल साहब ने कि एक चिंगारी सब कुछ राख कर सकती है, 1 यूनिट की बात की, 18वीं तरमीम की बात की, लेकिन हमने जो टोन देखी, जो मैसेज देखा, वो काफी हार्ड था। तो ये समझा जाए कि आगे आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो किसी एक लाएमल पर पहुंचेगी नून लीग के साथ और टफ टाइम देगी। हम जब किसी आमिर से नहीं डरे और अपने हक के लिए लड़के दिखा दिया है, हम जब ज़ियाउल-हक से नहीं डरे और MRD की तहरीक चला के दिखा दी, हम जब मुशर्रफ से नहीं डरे और हमने ARD की तहरीक दिखा दी, तो एक सिविलियन डिक्टेटर अगर बनना चाहता है तो उसके सामने भी खड़े हो जाएंगे। अगर वो सिविलियन डिक्टेटर जो सामने तो प्राइम मिनिस्टर है और पीछे कोई और है, तो फिर हमारा फर्ज क्या बनता है कि हम पाकिस्तान को ऐसी हुकूमत से निजात दिलाएं। निजात दिलाने की इस वजह से भी जरूरत है और नून लीग के साथ मिलकर भी आप ये सफर शुरू कर सकते हैं। देखें, मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूं कि हाँ, हमने अगर ये सोचा है तो हम सोच के करेंगे। जो हमारी ताकत है वो कभी कभी सामने दिखाई दे ही देती है, जैसे आज लाखों का जलसा गढ़ी खुदाबख्श में हुआ। अगर वो सारे लोग गढ़ी खुदाबख्श में इकट्ठे हो सकते हैं तो क्या ये सारे लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे नहीं हो सकते?
और जब इतने सारे लोग इकट्ठे होंगे तो उनका कोई वजन होता है, उनकी कोई बात होती है। तो ये हमें ना समझाया जाए कि तहरीकें किस तरह से चलाते हैं और किस तरह से हुकूमत के मुकाबले किए जाते हैं, क्योंकि हमें इनसे ज़्यादा तजुर्बा है और हम सब कुछ कर सकते हैं। रही बात हम अपनी कोशिश शुरू करेंगे, अगर PMLN भी मुनासिब समझती है कि हमारे साथ आ जाए तो देख लेंगे उस वक्त। ठीक है मियां महमूद रशीद साहब, दोनों मौक़िफ़ तो आपने सुन लिए, धरना तो आपकी पार्टी ने भी दिया और वो धरना भी पूरी आवाम ने भी देखा और सबने ही देखा। क्या करेगी PTI की हुकूमत अगर वैसे ही मंजर फिर से सामने आ जाए और जिस तरह वो कह भी रहे हैं निसार खोड़ो साहब के इस्लामाबाद में इतने लोग तो जमा हो सकते हैं उनकी पार्टी के? देखिए, एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, हम कभी उन्हें एहतजाज से बाज नहीं रखेंगे। अगर वो कुछ हदूद क़यूद के अंदर रहकर एहतजाज करना चाहते हैं तो उसमें उनकी आज़ादी है, और जमहूरियत के अंदर कोई इस तरह की पाबंदी भी नहीं है कि एहतजाज करने के ऊपर कोई पाबंदी हो। मैं तो सिर्फ ये बात बावर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी ने कोई इल्जाम हमने थोड़ी लगाया जो हमारे ऊपर सारे बरस पड़े हैं कि सिविलियन डिक्टेटर तक वो कहा जा रहा है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की तंज नुमा बातें की जा रही हैं। इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। ये खुद अगर इस तरह की कोई बात करेंगे तो जमहूरियत को कमजोर करने की बात करेंगे। अगर ये खुद इस तरह की बात करेंगे तो जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल करने की बात करेंगे। हम अगर थ्रू एक प्रोसेस इलेक्ट होके वजीर आजम बने हैं और ये सारे मुकदमात, जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें से तो कोई एक मुकदमा भी हमारा दर्ज करदा नहीं है या हमने कोई रेफरेंस दायर नहीं किया हुआ। इन्हीं के जमाने के अंदर इन्हीं की बनाई हुई नैब, इन्हीं का बनाया हुआ नैब का चेयरमैन, इन्हीं के बनाए हुए ये सारे अदारे। कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ मियां महमूद रशीद साहब, कतई कलामी की माजरत चाहती हूँ। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर ये केसेस सारे पिछले हैं, लेकिन ऐसा मौक़िफ़ दिया जाता है और ऐसी सूरत बन जाती है वफाकी हुकूमत के तर्जुमान की जानिब से भी, और जो भी वज़रा सामने आते हैं वो जो बयानात देते हैं GIT रिपोर्ट के हवाले से, जब वो बयानात ऐसे देते हैं कि मार्च में झाड़ू फिरने वाला है, तो फिर ऐसा इमेज और ऐसी परसेप्शन तो कायम होगी कि हुकूमत जो है शायद वो इस विक्टिमाइजेशन के पीछे है। देखिए, हुकूमत क्यों नहीं होगी उसके पीछे? बात सीधी सी है। हुकूमत अगर हक हुक्मरानी उसे मिला है तो उसका काम है कि वो मॉनिटर करे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। अगर अदारे कोई ठीक काम नहीं कर रहे तो हुकूमत जिम्मेदार है। हम जवाबदेह हैं अवाम के सामने भी और अल्लाह की अदालत में भी। क्या हमारे सामने ये सारा कुछ होता रहे? जिस तरह दोनों पिछली हुकूमतों ने आंखें बंद की रखी हैं, मुझे ये बताएं कि पिछले 10 सालों में कोई एक मेगा करप्शन, किसी के ऊपर ट्रायल हुआ हो, किसी के ऊपर कोई मुकदमा चला हो, कोई गिरफ्तार हुआ हो? 10 साल इन्होंने वो तो कहते हैं कि हमने सियासी गिरफ्तारियां नहीं की, वो तो यही कहते हैं कि हमारे दौर में सियासी गिरफ्तारियां नहीं होती। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब बताइएगा। हेलो जी, बात सुने। ये कह रहे हैं कि केसेस पुराने हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये अलीमा खान क्या नया नहीं है क्या, या अलीम खान नया नहीं है क्या, या फैसल वाडा का नाम आया है तो ये क्या नया नहीं है क्या? अगर ECL में आपने डाल दिए 170 अरकान, तो चैरिटी बिगिन्स एट होम। चैरिटी शुड बिगिन एट होम, यानी इनके घर से काम हो कि फिर देखा जाएगा कि सबके साथ रवा एक जैसा सलूक हो रहा है। अब जब ये चीजें आ गई हैं सामने तो उस पर प्राइम मिनिस्टर साहब खामोश क्यों हैं? GIT की रिपोर्ट पे ये कहते हैं कि जी मैं GIT की रिपोर्ट पढ़ के दंग रह गया हूं, करप्ट प्रैक्टिसेस के नए नए तरीके जो सामने आए हैं। तो फिर ये जो अलीमा खान का नाम आया है तो ये क्या नमूना नहीं था क्या कि इस पे इमरान खान साहब कोई बहस नहीं कर रहे हैं, कोई तबसरा नहीं कर रहे हैं, किसी अलीम खान पर, किसी सवाती पर, किसी और पर तबसरा नहीं कर रहे हैं? ठीक है जावेद साहब, हमारे ऊपर तो तबसरा हुआ जा रहा है। ठीक है, एहसन इकबाल साहब ने आज भी ये बात कही है और उन्होंने भी, जो नाम आप ले रहे हैं, उन्होंने भी इन नामों का जिक्र किया। जावेद लतीफ साहब, अगर आप दोनों के पॉइंट ऑफ एजेंडा सेम है, एक ही बात दोनों जानिब से आकर की जाती है, तो क्या नून लीग की जानिब से आप कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार की जा रही है? क्योंकि मियां साहब तो अब जेल के अंदर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ पे भी केसेस हैं, हमजा शहबाज हैं, उनके लिए भी शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है, तो फिर क्या करेगी अब नून लीग? देखें, एक तो गुजारिश ये है कि मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये मुकदमात पहले भी हम फेस करते रहे हैं मुशर्रफ दौर में, उसके बाद भी फेस की, आज भी करेंगे।
मगर जहाँ तक धरने की बात है, जहाँ तक एहतजाज का तल्लक है, तो इस्लामाबाद में तो कंटेनर पर एक शख्स खड़ा होता था और 24 घंटे मीडिया उसको जिस तरह कवरेज देता था, और नीचे कंटेनर के कोई चीज़ नहीं होती थी, खाली कुर्सियाँ होती थी और उनको वो ड्रेस कर रहा होता था। ये हालत थी उस धरने की। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूँ, हम किसी तौर पर भी उस स्टेज पर नहीं जाना चाहते जिस तरह अभी महमूद रशीद साहब को बड़ी एहसास हुआ है कि जमहूरियत की बसात ना लपेट दी जाए। अच्छा लगा मुझे एक सियासी वर्कर के मुंह से ये बात सुनते हुए। मगर मैं ये अर्ज़ कर दूं, मैं उन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता जो पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं या इनके हाथों जो करवाई जा रही हैं या जो ये मोहरा बने हुए हैं। मगर मैं ये ज़रूर बता दूं, जब कौमी सियासी जमातों को महदूद कर दिया जाए किसी एक सूबे तक, तो इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं वो परवान चढ़ते हैं, फिर इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, फिर इंतहा पसंद ग्रुप जो हैं वो हाथों में कलम की बजाय बंदूक उठा लेते हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी इन चीज़ों का मुतहम्मल नहीं है। खुदा के लिए होश के नाखून लिए जाएं। और ये एक सेकंड में मैं बात मुकम्मल करूं, मुझे ये कहना है कि देखें, खुदा के लिए ये पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है और आलमी कुव्वतें जिस तनाजर में इस सारी साजिश को बुन रही हैं, हमें बजाय इसके कि हम किसी का आलाकार बन के इंतकामी कार्रवाइयाँ करें और ये समझें कि शायद ये इन तमाम जमातों की लीडरशिप जो है वो ख़त्म करके मिर्ज़ा यार कल्ला फिरेगा, तो ये नहीं होना। मैं ये बता दूं कि देखें, आप महमूद अचकजई को दीवार से लगाएंगे, आप हासिल बजिंजो को लगाएंगे, आप मौलाना फजलुर रहमान को लगाएंगे, आप वली खान को लगाएंगे, आप पीपल्स पार्टी की क़यादत को लगाएंगे, आप मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत को जेलों में बंद करना चाहेंगे, तो ये भाई कर लें। मगर मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का अगर तो इससे भला हो जाएगा, अगर तो पाकिस्तान कुव्वत जो है, ठीक है, पैसे वापस आ जाएंगे। सबसे अहम सवाल ये है, ठीक है, ये एटमी कुव्वत है। खुदा के लिए होश के नाखन लें। ठीक है। और आज तो जवाद चौधरी साहब से सवाल पूछा गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी क्या गिरफ्तार होने जा रहे हैं, तो उन्होंने आगे से कहा इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में ऐसा देखा जा सकता है। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस पे कमेंट लेंगे। निसार खोड़ो साहब क्या कहते हैं? वेलकम बैक। आज का वो तारीख दिन जहां पर हम एक ऐसे लीडर से महरूम हो गए जिसकी हम ये अगर कहा जाए कि उनकी मुफाहमत का, उनकी मज़ाहमत का और उनकी शख्सियत का जो असर है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में था, तो ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। पहले तो आप ये रिपोर्ट देखिए और हम फिर याद करते हैं और जानते हैं निसार खोड़ो साहब से भी कि आज पीपल्स पार्टी ने भी बीबी को याद किया, उनके चाहने वालों ने भी याद किया। आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। कोई जानता भी नहीं था कि भुट्टो की पिंकी एक दिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बनेंगी। What the country really needs is reconciliation and reconstruction. मैं बेनज़ीर भुट्टो मुदब्बिराना सियासत और फैसलों से मुल्क में जमहूरी रिवायात को परवान चढ़ाया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो 21 जून 1953 को कराची में पैदा हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1973 में पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फ़लसफ़ा, मौशियात और सियासियात में एमए किया। बेनज़ीर भुट्टो की अमली सियासत का आगाज नजरबंदी और जेल से हुआ। मुल्क में ज़िया का मार्शल लॉ लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो गिरफ्तार हुए। मोहतरमा को खानदान समेत घर में नजरबंद कर दिया गया। Corruption, smuggling, terror are widespread, and these problems can only be aggravated while General Zia is there. MRD तहरीक की वजह से 1984 में जेल से रिहाई मिली।
जलावतनी के बाद 1986 में लाहौर पहुंची तो तारीखी इस्तकबाल हुआ। 1987 में शादी हुई। 2 दिसंबर 1988 को इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म का हलफ उठाया। 19 अक्टूबर 1993 में दोबारा वज़ीर आज़म बनी। तारीखी मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत किए। 18 अक्टूबर 2007 दूसरी जलावतनी के बाद वतन वापसी हुई। I feel very, very emotional coming back to my country. I dreamt of this day for so many months and years. I counted the hours, I counted the minutes and the seconds just to see this land. इस्तकबाली जुलूस में दहशतगर्द हमले में 180 से ज़ायद जाले शहीद हुए। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी में कातिलाना हमले में शहीद हो गए। तो 11 साल हो गए आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को हमसे बिछड़े हुए, लेकिन आज भी उन्हें उसी तरह याद किया जाता है जिस तरह 11 साल पहले वो लोगों के दिलों में जिंदा थी। निसार खोड़ो साहब, आज उनकी बरसी का दिन, 11 साल हो चुके, उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए और आज के दिन ही मरकजी क़यादत का नाम ECL में आ जाए और इत्तफाक समझा जाए या फिर क्या कहा जाए? बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कत्ल के केस में जिन्होंने एतराफ़ किया कि हम मुलविस हैं, उनको तो हमने नहीं छोड़ा, कोर्ट ने छोड़ दिया। जो ऑफिसरों ने लापरवाही दिखाई, जो पहले जेल में थे, उनको भी छोड़ दिया। हम तो बैठे हैं भुट्टो साहब के रेफरेंस के इंतज़ार में कि उसका जवाब क्या आएगा कि क्या भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया था कि नहीं किया गया था, क्योंकि एक चीफ जस्टिस ने खुल्लम खुला एतराफ़ी बयान दिया था कि हमसे ज़बरदस्ती फैसला लिया गया था। बेनज़ीर भुट्टो साहब के केस का यही हशर हुआ कि उसका नतीजा कुछ नहीं निकला और ये इंसाफ की बात है। हम तो उसके इंतज़ार में। रही बात कि बेनज़ीर भुट्टो साहब की मोहब्बत 11 साल हों या 51 साल हों या 100 साल हों, बेनज़ीर इसी तरह से दिलों में राज करती रहेगी। जैसे आज आपने देखिया कि पिछले साल था तो उससे ज़्यादा हुजूम इस साल था, आइंदा इससे भी ज़्यादा होगा। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि उनकी जो कमिटमेंट थी आज के हुक्मरानों की तरह फिरने गिरने वाली नहीं थी, आज के हुक्मरानों की तरह यू टर्न लेने वाली नहीं थी। अगर कमिटमेंट थी तो भुट्टो की पार्टी को बचाने की कमिटमेंट थी, भुट्टो के विजन को आगे बढ़ाने की कमिटमेंट थी, लोगों का सहारा बनने की कमिट थी, लोगों के साथ निभाने की कमिटमेंट थी, जो निभाते निभाते अपनी जान भी कुर्बान कर गई। ये नहीं जिस तरह से आज के हुक्मरान कह रहे हैं कि जब यू टर्न नहीं लोगे, जब तक झूठ नहीं बोलोगे, तब तक तुम लीडर नहीं बन सकते हो। तो ये तो फिसलने बेएतबार लोग हैं जो हुकूमत में बैठे हैं। इन बेएतबार लोगों के पीछे पता तो चल ही जाता है ना। इनके पोल खुल चुके। अभी कराची की जो लोकल बॉडी इलेक्शन में, जिसमें उनको सिर्फ 1 सीट मिली है, 10 MQM को 8। मुझे ये बताइएगा सनम, बिल्कुल बजा आपने फरमाया, सनम भुट्टो की भी एंट्री की जो इतलात है सियासी मंजरनामे में, वो किस हद तक दुरुस्त है? क्या वो अमनी सियासत में अब हिस्सा लेंगी? उनकी पार्टी है, अगर वो आना चाहती हैं तो हम उनको खैर मकदम करेंगे, वेलकम करेंगे। वैसे वो सियासत में इंटरेस्टेड नहीं होती, लेकिन अपनी बहन की वर्सी में अगर वो शामिल हुई हैं तो जाहिर है अप्रिशिएट करना चाहिए। उनकी बहन थी, उनके साथ उनकी मोहब्बत थी और वो दोनों बहनें यकीनन एक दूसरे का साथ निभा सकती हैं। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, आज का दिन, इसमें कहना गलत नहीं होगा कि एक स्याह और तारीख दिन हमेशा याद रखा जाएगा, लेकिन मोहतरमा का जो विजन था वो हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो उनकी सियासी बसीरत थी, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि नजरियाती लोग, एक विजन रखने वाले लोग कभी मरते नहीं हैं। वो लियाकत अली ख़ान हो, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो हो, वो बेनज़ीर भुट्टो हो, या जलावतन किए गए नवाज शरीफ हों। मुझे आज
दिन ख़ास तौर पर ये कहना है कि देखें कब तक ये होता रहेगा। ना आज तक लियाकत अली खान के कातिल मिल सके, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ाने की वजह समझ आ सकी, और ना ही बेनज़ीर भुट्टो के कातिल गिरफ्तार हुए, और ना ही नवाज शरीफ को जिला वतन करने का मकसद जो था वो पाकिस्तानी कौम की समझ में आ सका। और जिस तरह आज इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना इन हजरात को जो पाकिस्तान के एक न सिर्फ कौमी रहनुमा हैं बल्कि अपनी जमातों के कायद हैं, अगर उनको आप जिस तरह स्क्रीन से हटाना चाहते, जिस तरह इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाना चाहते हैं, क्या इससे मईशत बेहतर होगी? क्या इससे पाकिस्तान में कोई बेहतरी आ जाएगी? क्या इससे पाकिस्तान में अमन आ जाएगा? क्या गरीब को रोटी मिल जाएगी? क्या दुनिया में पाकिस्तान सफारती तन्हाई से निकल जाएगा? तो फिर ठीक है, जरूर ये कुर्बानी हम देने के लिए तैयार हैं। और अगर ये करके आप पाकिस्तान का मजीद बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं तो खुदा के लिए पॉलिसी साज आंखें खोलें और ताकतवर लोग जो हैं वो देखें कि पाकिस्तान किधर जा रहा है और आने वाली नस्लों को कैसा हम पाकिस्तान देकर जा रहे हैं। बिल्कुल, और बहुत ही यहाँ बात, आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो भी यही चाहती हैं कि एक अच्छा और रोशन ख्याल पाकिस्तान उन्हें मिले, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब बेनज़ीर शहीद का जो विजन था और जमहूरियत की वो खुद भी हामी थी और बेमिसाल सियासी जदोजहद जो उन्होंने जमहूरियत के लिए की